मध्य प्रदेश के इंदौर में निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा रेसिडेंसी कोठी पर मीडिया से किसान बिल, कोरोना वैक्सीन सहित ईवीएम मशीन और सर्विस सवालिया निशान लगाए गए। तो वहीं पीएम मोदी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अपना अहंकार छोड़कर और उसे ऊपर उठकर जनता के लिए काम करें। इंदौर में विधायक संजय शुक्ला सहित कई बीजेपी व कांग्रेस नेताओं ने यहां पर मांगलिक कार्यक्रम में कई बड़े नेता शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी पहुंचे मांगलिक कार्यक्रम में और पहले उनके द्वारा रेसिडेंसी कोठी पर मीडिया से मुखातिब होते हुए किसान बिल सहित अन्य कई विषयों पर चर्चा की। उनके द्वारा कहा गया कि किसान बिल पूरी तरह से किसानों के हित में नहीं है, यह एक प्रकार से काला कानून है। किसान बिल में कई ऐसे कानून हैं जिससे कि किसान पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा और फिर से एक बार कालाबाजारी और जमाखोरी शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार पूरी तरह से WTO के दबाव में काम कर रही है और इस दबाव के चलते वह किसान बिल लेकर आई है। खैर, पार्लियामेंट के बिल का विरोध किया जा रहा था, तब राज्यसभा सांसदों द्वारा किया गया तो उन्हें राज्यसभा से निष्कासित करते हुए बाहर कर दिया गया था। बिल लाने से पहले एक कमेटी बनाकर इसमें कई संशोधन किए जाने थे, लेकिन किसान बिल में किसी भी बात का न सुनते हुए इसे पारित कर देख कानूनी रूप दिया गया। WTO से 2015 में पीएम मोदी द्वारा समझौता करने के बाद टाटा कमेटी का गठन करते हुए कई बदलाव किए गए जो कि पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। दूसरा, पूरे देश में भारत में एग्रीकल्चर कमोडिटी का लगभग 12 लाख से 15 लाख करोड़ का एनुअल टर्नओवर है, जिसमें बड़े जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डिसेंट्रलाइज हमारी परचेजेस है। हर मंडी की लाइसेंस अलग लेना पड़ता है और कोई भी बड़ा व्यापारी हर मंडी में लाइसेंस धारी नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने कृषि उपज मंडियों का जो अधिकार राज्य सरकार का था वो छीन के उन्होंने कह दिया कि हमने कानून बना दिया, जबकि हमारा कृषि के का जो संविधान में शेड्यूल जो है वो राज्यों का अधिकार है, इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने उसको खेती से हटाकर प्रोसेसिंग पर डाल दिया, परचेज पे डाल दिया और उसमें उन्होंने ये 3 कानून लाए हैं ताकि WTO जो प्रेशर डाल रहा है उसमें हम लोग उनके प्रेशर में आ जाएं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन समाप्त हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू हो जाए और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 54-55 में ले आए थे, जिसमें कि स्टॉक होल्डिंग पे लिमिट था जमाखोरी काला बाजारी को रोकने के लिए, उसको भी उन्होंने ओपन कर दी। प्रशासन ने कभी आदेश जारी किया है कि किसी भी धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं है? ठीक है, अरेस्ट कर लें। सर, बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स को आप किस नजरिए से देखते हैं? सर, कहां अचंभा हुआ, हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि लोगों में नाराज़ी थी। मैंने सन 77 का चुनाव लड़ा था जब जनता पार्टी की लहर थी, गांव में हमको घुसने नहीं दिया जाता था। लेकिन इस चुनाव में तो हालत उल्टी थी कि जिन लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था वो 50, 60, 70 हज़ार से चुनाव जीत रहे हैं। ये कैसा चुनाव है भाई? तो बैलेट का समर्थन करते हैं हम लोग क्या? मैं तो शुरू से कहता हूं कि बटन दबाने के बाद हमारे पास बैलेट पेपर हाथ में जब तक नहीं आएगा हमें विश्वास नहीं होता। तो वही केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही कोरोना वायरस वैक्सीन पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से निराधार है। फार्मा कंपनी अपनी हार के चलते तरह तरह के रोजाना सही उपयोग कर रही है। उन्होंने हरियाणा के मंत्री का उदाहरण देते हुए कहा कि मंत्री द्वारा शोहरत पाने के लिए सबसे पहले वैक्सीन लगा ली गई और कुछ ही दिनों में हुआ कि कोरोना की चपेट में आ गए। यह एक जीता जागता उदाहरण है, तो किस आधार पर इस प्रकार की वैक्सीन पर भरोसा
किया जा सके। तो वहीं पिछले दिनों हुए उपचुनाव में ईवीएम मशीन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि यह कैसे चुनाव है जिसमें मतदाता को एक ब्लैक पेपर भी नहीं मिलता। उसने मतदान दिया है। भारी मतों से हार के सवाल पर उनका कहना है कि यह हार उन्हें भी अचंभित करती है कि जिन नेताओं को गांव वालों ने घुसने तक नहीं दिया वह इतने भारी मतों से कैसे जीत गए। खैर, दिग्विजय सिंह राजनीति के एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और वह हर मुद्दे को बखूबी तरीके से भुनाना जानते हैं और किसान विरोधी बिल को लेकर कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हुई है। पीछे से हटियाइएगा सब। जी अतिक भाई, हुकुम, सबसे पहले तो अतिक जो भाई, भारत बंद पे धरना प्रदर्शन होने जा रहा है उसका थोड़ा सा बारे में पहले तो इस बात को समझिए कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, कानून क्या है। WTO का हमेशा ये प्रेशर रहा है भारत सरकार पे कि आप गरीबों को जो अनाज बांटते हैं उसका सब्सिडी कम करिए, आप किसानों को जो सब्सिडी देते हैं उसमें कुछ कमी करिए। ये प्रेशर हमेशा रहता है। और 2015 के WTO के समझौते में खुले रूप से तो नहीं लेकिन एक गुप्त रूप से उनका समझौता हुआ और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद शांता कुमार कमेटी उन्होंने बनाई कि कैसे पीडीएस सुधार किया जाए और उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि पीडीएस की दुकानों से अनाज देने के बजाय कैश बेनिफिट देना चाहिए, डायरेक्ट कैश बेनिफिट देना चाहिए। उसका मतलब ये है कि जब आप कैश दे रहे हो तो आपको गेहूं और चावल की आवश्यकता नहीं है, जबकि हम लोग हंगर इंडेक्स में काफ़ी नीचे हैं, पर कैपिटा फूड ग्रेन कंजम्पशन हमारा काफ़ी कम है। उसको भी ध्यान में रखते हुए यूपीए सरकार ने गरीबों को सस्ता अनाज देने की योजना बनाई, राइट टू फूड दिया। उस राइट टू फूड को नेगेट करने के लिए उन्होंने शांता कुमार कमेटी बनाई और जब डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा तो फिर अनाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनाज ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अनाज खरीदने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन नहीं होगा। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन नहीं होगा तो किसानों का माल बिक नहीं पाएगा। इसलिए ये किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। क्या कांग्रेस की यूपीए सरकार भी इस तरह का कानून लाने वाली थी? ना, बिल्कुल नहीं। आज दिल्ली में आरोप लगाया रविशंकर प्रसाद ने कि कांग्रेस भी इसी तरह के उस पर विचार कर रही थी और अब जबकि हमने लागू कर दिया तो विरोध हो रहा है। देखिए, बात यह है, ज़रा प्रमाण तो दें। हमने हमारे इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला था कि किसानों से चर्चा करने के बाद कैसे इसको और अच्छा बनाया जा सके, उसकी चर्चा करने के बाद कानून लाया जाएगा। इन्होंने चर्चा नहीं की। सेलेक्ट कमेटी का हमने सुझाव दिया था, सेलेक्ट कमेटी पार्लियामेंट की बना दीजिए, उन्होंने माना नहीं और सांसदों को बाहर फेंक दिया, उनको निलंबित कर दिया और बिल पास कर दिया। इसलिए विरोध हो रहा है। मैं तो आज भी मोदी जी से कहूँगा कि अपनी जिद छोड़ें, अपना अहम और अहंकार से ऊपर उठकर, मेरी अभी कोई जो लोग आंदोलन कर रहे हैं चर्चा नहीं हुई है, लेकिन यदि केंद्र सरकार ये तीनों बिल वापस ले लेती है और पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी बना देती है जिसमें कि पूरे इन तीनों विषयों को लेकर जो हमारी फार्मर्स यूनियन है सभी के और जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करके फिर से रीड्राफ्ट करें तो उसमें ये आंदोलन वापस हो सकता है। ये मेरी मान्यता है।
वैक्सीन के पहले ही आपने उस पर डाउट खड़ा कर दिया। नहीं, बात ये तो ऐसे है कि इन्होंने पहले बांटना शुरू कर दिया, कह रहे हम 6 महीने में सब बांट देंगे। अरे वैक्सीन आपने बीजेपी के घोषणा पत्र में तो उन्होंने कहा था वैक्सीन हम फ्री में बांट देंगे। अभी जब तक वैक्सीन आया नहीं है मार्केट में, अप्रूव नहीं हुआ है, ना तो एफडीए ने अप्रूव किया है यूएसए में, ना हम लोग हमारे डायरेक्टर ट्रेड से हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग्स से। तो अभी से इन्होंने, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि मैं वैक्सीन लेने के लिए तैयार हूँ, तो सबने तो वो दिखा रहे हैं ना। ब्यूरो रिपोर्ट कैनन न्यूज।